हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने केवीएस पीआरटी 2022 के लिए बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, किसका? मैथ का और साइंस का। अब आप में से कई लोग कहोगे कि अभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया भी नहीं और आपने स्टार्ट कर दिया। पैसे थोड़ा ले रहा हूँ आपसे, पैसे ले रहा होता तो आपको समझ आता कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समझने की बात है। यहाँ भी आपको डेली क्लास मिल रही है, यहाँ भी आपको डेली क्लास मिल रही है। और पूरा सिनेरियो मैं समझा चुका हूँ, बार बार हर वीडियो में नहीं बताया जाएगा। और ये सब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? फ्री कर रहा हूँ। इसका एहसास आपको भी होना जरूरी है, मुझे भी होना जरूरी है। फ्री का मतलब ये है कि मेरी नीयत क्या है, आपको ये समझ आ पाए कि मैं किसका भला चाह रहा हूँ। और दूसरा, फ्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये ना समझ बैठे कि ये किसी भी पेड कोर्स से कम होगा। ये कंटेंट किसी भी पेड कोर्स से ज्यादा होगा। ओपन चैलेंज, ठीक है ना। बाकी सोच का फर्क है, जैसे आप सोचो, जिसको आप जो मानना चाहो, ठीक है ना। चलो, हमने आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। ये तीसरी बार मैं क्लास बना रहा हूँ। पता नहीं सॉफ्टवेयर में क्या एरर हो रहा है। 15-20 मिनट की क्लास के बाद वो क्रैश हो जा रही है और फायदा नहीं है, ठीक है ना। फिर भी तो हमारे पास आता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में देखो क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में ये कहता था कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। और उस टूल का नाम इन्होंने दे दिया रिमाइंडर थ्योरम। समझ आया क्या कहा? इन्होंने कहा अगर कोई भी सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना चाह रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड कर सकता है, ठीक है ना। कैसे फाइंड करना है चलते देखो। x+1 एक्स की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब कह रहा रिमाइंडर फाइंड करो। तो सिंपल सी बात वही है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, उसमें करना क्या होता है, जिससे भाग कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल करो और वहां से x की एक वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो उसमें जिसे भाग कर रहे हैं। -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर प्लस 3, -1 प्लस 1, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, 0 आ गया। तो यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने x-1/2 डिवाइड कर रहा है किसको? इसी को, x की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब जहां जहां x आ रहा है वहां क्या करोगे? 1/2 रखोगे। 3, तो अब आपके पास क्या बचा? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सॉल्व करोगे 27/8 आएगा। आप सिर्फ इसलिए मत सीखो कि आपके पेपर में आएगा, आप इसलिए सीखो कि आप टीचर बनने जा रहे हो। क्योंकि अगर आप टीचर बनोगे तो आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि आपसे वो बच्चा पूछ सके और तो आप बता सको, ठीक है ना। जिंदगी भर छिपने से अच्छा है कि एक बार डट के सामना करा जाए, ठीक है। अगला, x-a से डिवाइड एक्स की क्यूब -ax² प्लस 6x - a। अब रिमाइंडर ही फाइंड करना है, इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? a। अब जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रख दो? a रख दो। a की क्यूब -a का स्क्वायर प्लस 6a - a। तो a की क्यूब से a की क्यूब गया, 6a - a कितना आ गया? 5a। यानी कि इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया? 5a। चलो, एक और चीज समझना। अगर मैं 3 से भाग करता हूं मान लो 24 को, 3 × 8 = 24, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर आप कोई डिवाइड कर रहे हो और उस डिवाइड में अगर आप कोई डिवाइड कर रहे हो और उस डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 आने का एक और मतलब भी होता है कि जिस नंबर से भाग कर रहे थे, यहां हम किससे भाग कर रहे हैं? 3 से। और किसको भाग कर रहे हैं? 24 को। तो जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वो फैक्टर होता है उस नंबर का जिसको भाग कर रहे हैं। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। मतलब 3 के पहाड़े में 24 आता होगा या 24 भाग होता होगा 3 से, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उससे दो काम होते हैं बस पूरे मैथमेटिक्स में। चाहे आप किसी भी कंपटीशन सेक्शन में चले जाओ, इन दो क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। पहला, कि आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो,
दूसरा कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बता सकते हो कि वो फैक्टर है उसका। इन दो के अलावा कोई काम नहीं होता। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अब उसने क्या कह दिया कि 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। एक तरीका तो आपके पास सबसे आसान यही है कि आप इसे डिवाइड कर लो और डिवाइड करके चेक कर लो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हम सीख क्यों रहे कंसेप्ट इसीलिए सीख रहे कि हम बेस्ट बन सके सब चीज में, हम सीख सके कि ये चीजें आ कहां से रही है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल करते हैं, यहां से x की एक वैल्यू निकालते हैं और इस x की वैल्यू को यहां प्लेस कर देते हैं। 3 - 7/3³ + 7 और -7/3। अब एक चीज समझना, हमने कहा रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा। और अब इसे सॉल्व करके जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अच्छा, 2 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, 11 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0। यानी कि 0 जब भी आता है जब दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर जो होता है सेम होता है। ये बात तो क्लियर है ना। यानी कि सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी सेम होगी तभी आंसर 0 आएगा, ये हमें समझ आ गया। बस क्या बताओ, ये और ये कभी सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है। तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि अगर ये कभी सेम होगा ही नहीं तो ये 0 कभी आएगा ही नहीं, और अगर 0 आएगा ही नहीं तो फैक्टर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्टर होने की प्राइमरी कंडीशन क्या है बच्चों, कि रिमाइंडर शुड बी 0। इस लेवल का दिमाग भी हम कंपटीशन में इस्तेमाल करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर बार गुणा भाग करनी है, आपको चीजों को सीखना भी है। एक्सरसाइज 2.4 सिंपल सा, ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, इसका 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 सबका। जैसे पहले वाले का चेक कर देता हूं। हम यूज क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। उसमें क्या करते हैं, पहले इसको 0 के इक्वल, तो यहां से एक x की वैल्यू आएगी, इस x की वैल्यू को यहां रख दो x में, -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, -1 + 1 -1 + 1 0। तो यानी कि हाँ फैक्टर है, यानी कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। मैं रूट वाला कर लेता हूं, और जो केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहा है या फिर 9th क्लास का बच्चा इसको देख रहा है, वो इस सारे क्वेश्चन करेगा, और जो नहीं आएगा कमेंट में मुझसे बोलेगा और मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पे रख दो x की जगह -1, क्योंकि डिवाइड तो इसी से ही करना है। -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2, x की जगह -1 + √2। तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, बाहर -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 + √2 + √2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 2√2। समझ आया? और 2√2 आने का मतलब है कि नो क्यों? क्योंकि ये नंबर x + 1 इसका फैक्टर जब ही होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा, ये भी अच्छी बात है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब ये जो k वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी सीटेट की तैयारी करी हो कहीं भी पेड कोर्स से, ऐसा हो ही नहीं सकता है k वाले क्वेश्चन ना कराए हो। एल्जेब्रिक इक्वेशन में करा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा लो, कहीं करा लो, ये k वाले क्वेश्चन डेफिनेटली करवाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आई गई है तो मैं बता देता हूं, देखो सीटेट एक ऐसा पेपर है ना कि अगर आपकी थोड़ी सी भी सिंसियरिटी है और आपको पता है कि क्या करना है और आप मेहनती हो तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। बस एक टीचर चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम आपकी हेल्प कर सके। बाकी सीटेट इतना बड़ा पेपर नहीं है जितना उसका हल्ला मचा रखा, और हल्ला तो मचेगा, वही तो बिजनेस का आधार है, ठीक है ना। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + x + k। उसने खुद कह रखा है कि फैक्टर है, यानी कि वो हमें कंफर्मेशन दे रहा है, वो हमें कंडीशन दे रहा है कि हाँ ये फैक्टर है। हमें उसने कंडीशन दे रखी है कि ये फैक्टर है। अब आगे बताओ k की वैल्यू क्या होगी। और मैंने कहा था अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इस केस में इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो बस आपको कुछ नहीं करना, x - 1 को इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। अब जहां जहां x है वहां 1 रख दो, 1 का स्क्वायर + 1 + k।
और ये जो हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर निकाल रहे हैं, और रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि फैक्टर है। तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -2। यानी कि आप के की वैल्यू अगर यहां पे -2 रख देते हो तो ये पूरी इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा कौन? x माइनस 1। समझ आया? ऐसे एक और करा देता हूं, चलो ये करा देता हूं। देखो, रखना तो x इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि चल तो वही रहा है। k की जगह k, x इक्वल टू 1 -√2, x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। k -√2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू √2 -1। यानी कि अगर इस k की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो ये इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा कौन? x माइनस 1। आपको सिंपली k की वैल्यू पूछेगा जिसपे फैक्टर बन जाएगा, और अगर आपको बेसिक नॉलेज है रिमाइंडर थ्योरम की तो आप उससे बता दोगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, अब हमारे पास ये आ जाता है। अब ढंग से देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ढंग से देखो तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और इसकी भी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। और डिग्री 2 वाले को हम क्या कहते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में कहते थे द्विघात समीकरण। इधर सबकी डिग्री 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 में सबकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना? और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन है क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 5th में है क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इस बात को याद रखना। अगर ये 2 वेरिएबल में चले गए तो अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? लेकिन आपके पास 1 वेरिएबल ही आएगा। अब जब भी आपको इसके फैक्टर करने के लिए गए, देखो मुझे भी आते हैं, बहुत तेज आते हैं, इतनी तेज आते हैं मैं कह रहा हूं आपको जितना लगता हो ना कि आपको सबसे फास्ट आता है, मुझे उससे दुगना फास्ट आता है। ठीक है ना? और आपको लगता हो आपको एक तरीके से आता है तो मुझे उससे डबल तरीके से आते होंगे। लेकिन खेल इस चीज का है नहीं। ये क्लास जो बन रही है सबके हिसाब से बन रही है। इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ्स का बैकग्राउंड बिल्कुल वीक नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है ना? तो वो लोग सीखे। ठीक है? तो देखो क्या है इसमें, इस मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा। मिडिल टर्म क्या है? 7। अब कैसे तोड़ेंगे ये सीखना है आपको। सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले, सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले को गुणा करना है। 12 गुणा 1 यानी कि 12। अब ये 12 आ कैसे कैसे सकता है लिखना है। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। लिख तो इसमें 4 तिया 12, 3 चौक 12 भी सकता हूं, 2 चिंग 12 भी सकता हूं, 1 गुणा 12 भी सकता हूं। लेकिन ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो सेम में से किसी एक को लिखना होता है। समझ आ रहा मैं कह रहा हूं? सेम में से किसी एक को लिखना होता है। और अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो सुनते रहना, वो किताबों में नहीं लिखा। हमेशा अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो उसे चुनना जिसके पहला नंबर बड़ा हो। समझ आया? तो इसलिए इन 3 को लिख दोगे, ऊपर वाले 3 को, तब भी आपका काम चल जाएगा। समझ आया मैं क्या कहा? ऊपर वाले 3 से आपका काम चल जाएगा। आगे अब पहले वाले को ऐसे लिखना है, तीसरे वाले को ऐसे लिखना है। अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना बस। 7। अब इन तीनों में से 7 किसको बनाया जा सकता है? 7 तो और भी बनाया जा सकता है। 5 + 2 7 होता है ना? 9 - 2 भी 7 होता है। लेकिन हमें इन्हीं तीनों में से लेना है। इन्हीं तीनों में से 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। 4 + 3, x है तो x लिख दो। अब माइनस अंदर भेजोगे, -4, x भी मल्टीप्लाई कर दो, -3x। जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे या जिसे आता है वो ये वाला स्टेप नहीं लिखता, वो डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखता है। ठीक है ना? और अगर आपको बहुत आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिखने लायक हो जाओगे। अब सुनना, पहले 2 और लास्ट 2, पहले 2 और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लेना होता है ताकि वो एक जैसे बन जाए। याद रखना मैं क्या लाइन कह रहा हूं। पहले 2 और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लेना होता है ताकि वो एक जैसे बन जाए, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाए। तो पहले 2 में से क्या कॉमन ले सकते हो? 4x। क्यों? क्योंकि ये भी 4 के पाड़े में आता है, ये भी 4 के पाड़े में, इधर भी x इधर भी x, इधर कितना 3x
माइनस का माइनस फिर बचेगा 1। अब एक चीज देखना, ये वाली टर्म और ये आपको एक जैसी दिख रही है, और मैंने कहा था हमारा टारगेट ये होता है इन दोनों को एक जैसी बनाना, लेकिन आपको दिखा कि इनमें एक चीज की कमी चल रही है। क्या? इनके साइन अपोजिट चल रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करा, -1 कॉमन ले लिया, ये -3x का +3x हो गया, +1 का -1 हो गया। तो यहां से एक नंबर तो मिल गया आपको 3x - 1, और एक नंबर मिल गया 4x - 1। दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी फैक्टर्स। मतलब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो दोबारा मुझे वापस वही इक्वेशन मिल जाएगी जिसे हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए। इसके 3 तरीके होते हैं, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है। ठीक है ना? एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है। सारे मैंने इतनी वीडियो बना रखी है कि मैंने एक क्वेश्चन को बोर्ड को डिवाइड करके 4 तरीकों से करा रखा है। फिर इन चारों में से जो आपका बेस्ट हो वो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम बहुत कम लगता है। इसे हम कहते हैं टाइम सेवर मेथड, इसीलिए इसी से सीखना चाहिए। ठीक है? अब बारी आती है क्यूबिक इक्वेशन की। जैसे मान लो यही है क्यूबिक इक्वेशन, x³ - 2x² - x + 2, और क्या कहते हैं फैक्टर करो। तो सबसे पहला क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर करने का तरीका होता है कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी, सुनते रहना आराम से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0। एक ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसमें पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। कुछ नहीं करना, 1 रख के देखो, 1 माइनस देखो 1 बन गई। अगर 0 नहीं बनती फिर मैं क्या करता? -1 रखता। नहीं 0 बनती तो फिर 2 रखता। नहीं 0 बनती फिर -2 रखता। नहीं 0 बनती 3 नहीं रखता, -3। लेकिन जनरली 2 और -2 तक आंसर मिल जाता है। ठीक है ना? इतना दूर तक जाना नहीं पड़ता। अब आपको 1 रखने पे 0 मिला ना, तो आपको कुछ नहीं करना। अब आपको एक फैक्टर बना देना है x - 1। क्या बना देना है? x - 1। +1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -1 वही लिखा है, और लिखा x³ - 2x² - x + 2। अब आपको करना है डिवाइड। जिस डिवाइड से हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो क्यूबिक इक्वेशन में करना पड़ता है। डिवाइड मैं थोड़ा सा फास्टली करूंगा क्योंकि, और जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन में डिवाइड के लिंक डालूंगा, वहां से देख लेना प्लीज। ठीक है ना? वरना कहीं से देख लेना बस। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी आएगा, जैसे आ गया ये आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके फैक्टर निकालोगे कैसे? जैसे अभी निकाले थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। थोड़ा सा मैं फास्टली कर देता हूं। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2, 2 तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटाओगे 1, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है? 1 है। तो x² माइनस 2 में से 1 घटाओगे, ब्रैकेट लगाया ना क्योंकि माइनस है, -2x + x - 2। पहले 2 में से x कॉमन मिलेगा तो x - 2, दूसरे में कुछ है ही नहीं तो +1 लिख दो, x - 2। ये दोनों सेम बनने चाहिए, हर बार बन ही रहे। तो एक तो आ गया x - 2, और एक आ गया x + 1, और एक तीसरा ये था जिससे भाग किया था। तो यानी कि ये 3 फैक्टर होंगे किसके? क्यूबिक इक्वेशन के। अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके रूट्स होते हैं, और उतने ही इसके फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा इन्हीं फैक्टर्स से रूट निकलते हैं, इन्हीं फैक्टर्स से, इन्हीं गुणनखंड से क्या निकालते हैं हम? शून्य निकालते हैं। ठीक है? गुड। सारे क्वेश्चन ट्राई करना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले भी बता रखे हैं, मल्टीप्लाई करके आते हैं, आपको देखने हैं। ठीक है ना? अब ये जो एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है ना, अब ये जो एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है, मैं कह रहा हूं कोई सा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर एलजेब्रा आ रहा है तो उसका फादर ये एक्सरसाइज है। लेकिन मैंने कहा ना, हमने चैप्टर 2 मतलब एक्सरसाइज 2.1 से क्यों किया?
क्योंकि हम सारे बेसिक्स को साथ लेते हुए चल रहे थे। हम सारे बेसिक्स को साथ लेके चल रहे थे, ठीक है ना। चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक्सरसाइज 2.5, ठीक। अब देखो, क्लास 9th के बच्चे को तो आइडेंटिटी लगानी है, आप चाहो तो गुणा भी कर सकते हो क्योंकि आपको तो आंसर चाहिए। लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, होती है एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो बता दूं कैसे बनती है, देखो सुनना, मैं बता भी देता हूं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी एक्स बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो लगा लो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ए की जगह 4 है और बी की जगह 10 है, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 4 बी की जगह 10, 10 प्लस 4 14x, 10 इंटू 4 40। आंसर, इसका आंसर ये। आप चाहो तो गुणा कर लेते, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 10x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 10 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। इस वाले को लिख सकते हो 100 जमा 3 गुणा 100 जमा 7। तो ये इसी तरीके से दिख रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। कैसे? एक्स की जगह 100, ए की जगह 3, एक्स की जगह 100, बी की जगह 7। फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये था। एक्स की जगह क्या रखोगे? 100, ए की जगह 3, बी की जगह 7, एक्स की जगह 100, ए की जगह 3, बी की जगह 7। 100 का हो जाएगा 10,000, 7 3 10 और 100 1000, 1 1 1 1 1 21, 1 2 0 1 1 आंसर। लेकिन आप कंपटीशन में बैठे हो तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये देखना है कि 9x किसका स्क्वायर है? 3x का, और y किसका स्क्वायर है? y का। अब आपको पता दो फॉर्मूले होते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, या फिर एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो डेफिनेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a इसे मान लो a स्क्वायर, b इसे मान लो b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखना, मैंने अभी क्या कही थी, है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और निकालना इसका भी फैक्टर है। लेकिन यहां पे मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगाया, यहां पे मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है। कितने में है? 2 वेरिएबल में। याद रखना, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं होती है। जो 2 वेरिएबल वाली होती है वो आइडेंटिटी से होती है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कौन सी होती है? सिंगल वेरिएबल वाली। कौन सी? सिंगल वेरिएबल वाली। अब सोचो, इसी का अगर मैं एमसीक्यू बना के रख दूं तो आधे तो गलत हो जाएंगे ना। एमसीक्यू बना के रख दूं का मतलब मैं न्यूमेरिकल नहीं दे रहा, मैं न्यूमेरिकल नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसी को थ्योरी में लिखूंगा। क्या? कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन, एक मिनट, ओके, मैं लिख देता फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू फाइंड फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल। और एक में लिख देता स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक में लिख देता ये वो। तो ऐसे बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्री में मिल रहा है ना, तो इसलिए आप लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये पेड कोर्स होता तो आप लोग तब कदर करते। अब मुझे कभी कभी एहसास हो रहा है कि वो लोग सही ही हैं, कि आपका बेवकूफ बना बना के आपको कोर्स बेचे जा रहे हैं। फायदा है, ठीक है ना, क्योंकि गला सूख जा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि सुन कोई भी नहीं रहा होगा, ठीक है ना। कितने टाइम देखी जा रही है कोई वीडियो, तो मुझे दिख ही रहा है। जितने समय मुझे लगाने में, बनाने में लग रहे हैं, आप 100 लोग मिलके उतना समय नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। इसके फैक्टर निकालने,
ये तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल मतलब y है तो सिर्फ y है। हाँ, अगर सिर्फ y ही है, अगर सिर्फ y ही है मतलब सिंगल वेरिएबल है, तब आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हो। कैसे? 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 लिख सकते हो, 2 2 जा 4, और लाना क्या 4, तो 2 और 2 को ऐड करके, तो 4y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दो 2y प्लस 2y, 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इन दोनों में से 2y कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन लोगे तो 2y माइनस 1, तो एक तो आ गया 2y माइनस 1, कौन सा वाला, ये वाला, और एक आ जाएगा ये बचा हुआ, और इत्तेफाक से ये भी क्या है 2y माइनस 1, तो ये बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हाँ, ऐसे भी सोचा जा सकता था, कोई नो डाउट, लेकिन मैंने कहा ना तरीका वो सीखेंगे जो यूनिवर्सल हो। सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले में, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ हो जाएगी कुछ नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे लीनियर, सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जरूर होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया, मुझे लगता है छठी क्लास का बच्चा बताया था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहां कौन सा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकालो। अब एक चीज बताया तुम, जैसे ये क्वेश्चन है, जब इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो ए की जगह 3a लिखोगे हर जगह, बी की जगह -7b लिखोगे और सी की जगह -c, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो प्लस वाला है। लेकिन जब भी यहां माइनस आ जाएगा, जब भी यहां माइनस आ जाएगा तो आपको उसके साइन को कंसीडर करके चलना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आप करोगे, बहुत आसान है। 5th में बता देता हूं, ठीक है ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। अब मानो देखो, मैं वही कह रहा हूं ना, सीखने का बात है। अभी किसी ने सिखा दिया आपको कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, आप खुश हो गए कि यार ये तो बहुत मजेदार है। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी क्या है 2 है, लेकिन ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं होगा। समझ आया? चलो याद रखना, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में 3 बार स्क्वायर दिख जाए, कितनी बार स्क्वायर दिख जाए? 3 बार, तो आपने आंख बंद करके समझ जाना है कि वो ये वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे पहली बात तो ये, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 3 बार पावर 2 दिख जाएगी तो आपको समझ जाना है कि उसमें ये फॉर्मूला लगना है। 2 ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक तो इसको इसमें कन्वर्ट करना और दूसरा इसको इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान था, इसको इसमें कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंडेड फॉर्म को कन्वर्ट करना है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। देखो आपको ये बात समझनी आनी चाहिए कि 3 चीजों का स्क्वायर होना जरूरी है, 3 चीजों का स्क्वायर होना जरूरी है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अगर आपने इतना ट्रेस कर लिया, अगर आपने इतना ट्रेस कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आप इसे चुटकियों में कर दोगे अगर आप इतना समझ गए तो। कैसे? सुनना, प्लस है, ठीक है ना। यहां कोई भी साइन हो इसको ध्यान नहीं देना, आपको प्लस ही लिखना है। अब क्वेश्चन को मत देखो, अब क्वेश्चन को मत देखो, फॉर्मूले को देखो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगला 2ab, क्योंकि ए की जगह ये, बी की जगह सी की जगह ये, प्लस 2bc। सही है? चलो ये आ गया आपके पास। अब आपने देखा थर्ड वाला और सेकंड वाला, मतलब लास्ट 2 नेगेटिव है, तो लास्ट 2 नेगेटिव है। अब आपको ये सोचना पड़ता है इन लास्ट 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। 2 को नहीं लेते, ठीक है ना, ए बी सी में से ढूंढते हैं। तो आपने देखा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4z। क्या कॉमन आ रहा है? 4z। तो आपने आंख बंद करके जहां जहां 4z है उसके आगे माइनस लगा दिया,
तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और अभी तो आपको ये बहुत आसान लग रहा है ना, पेपर में जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और आपको पता चल जाएगा ये 1 नंबर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन करेगा, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये माइनस डिफाइन करने के लिए कि माइनस आएगा कहाँ, समझ आया? क्योंकि उस स्ट्रक्चर से माइनस ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी करा देता हूं, देखना। देखो 3 जगह स्क्वायर आएगा तो समझ जाना है, फॉर्मूला लगना है। 2 किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 2 का। ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। y किसका स्क्वायर होगा? y का ही होगा। और 8 किसका स्क्वायर होगा? √8 इंटू √8 का होगा, तभी तो 8 आएगा। अब √8 को अगर ढंग से देखा जाए तो ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बाहर निकल जाएगा 2√2, यानी कि √8 को ही लिखा जा सकता है 2√2। √8 को ही लिखा जा सकता है 2√2। और मैंने कहा 8 किसका स्क्वायर होगा? √8 का, और √8 की जगह क्या लिखा जाएगा? 2√2। अब सोचो एक बिगिनर जिसे मैथ का इतना कुछ नहीं पता, उसके लिए कितनी बड़ी आफत हो जाएगी ये क्वेश्चन, समझ आया? चलो इतना सीखने के बाद क्वेश्चन को भूल जाते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपने देखा, मिटा देता हूं, अब आपने देखा कि इसमें लास्ट और तीसरा, मतलब ये वाला और ये वाला नेगेटिव है, तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। आपने देखा कि √2x यहां पे भी आ रहा है, √2x यहां पे भी आ रहा है, तो यानी कि √2x ही डिफॉल्टर है, माइनस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो बस यही सब सिखाना मैं चाह रहा हूं, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऐसे ही होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों आपको करके रखने, ठीक है। ये चैप्टर देख लो, नीचे दिखा देता हूं। बस 16 तक क्वेश्चन है, अगर आपने 16 तक अच्छे से कर लिए तो आपका अलजेब्रा का बेसिक फाउंडेशन हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि आप इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं।